हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एसएसके पीवाईक्यू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर बेस्ड ऑन द इवेंट दैट शेप्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखो भाई, असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें जो भी इवेंट्स थे उनके बारे में हमें जिक्र करना है। देखिए पहला है, जनरल डायर ने ओपन फायर कर दिया था लार्ज क्राउड जो कि जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। तो जनरल डायर ने लार्ज क्राउड को ऑर्डर किया था 13 अप्रैल 1919 को। उसने ऑर्डर दे दिया था 13 अप्रैल 1919 को कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग मारे गए थे। और फोर्स रिक्वायरमेंट कैरिड आउट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक हार्डशिप फेस बाय द पीपल ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो भाई, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें लोगों को, देखो युद्ध होते हैं तो बहुत सारी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वो हुआ था 1913 से 18 के बीच में। अगला, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जनवरी 1921 में। और गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह रोल्ट एक्ट के विरुद्ध लागू किया था 6 अप्रैल 1919 को। जो रोल्ट एक्ट आया था उसके विरुद्ध लागू किया था। अब हमें इनको अरेंज करना है। तो देखो भाई, सबसे पहले 13 अप्रैल 1919 वाला, फिर फोर्थ वाला आएगा देखो 6 अप्रैल 1919 के बाद में तो रोल एक्ट आया था, उसके बाद गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, तो ये काफ़ी बाद शुरू हुआ था, इसलिए हमारा क्या आएगा फोर्थ। फिर हमारा दे रखा है 13 अप्रैल 1919 जब जनरल डायर ने गोली चलाने की आज्ञा दी थी। और थर्ड में दिखा रखा है कि जनवरी 1921 में खिलाफत मूवमेंट हुई थी। ठीक है, तो ये डेट के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री थ्रू मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखो भाई, वो प्रोसेस जिससे रैपिड इंटीग्रेशन, रैपिड का मतलब जल्दी से चीज़ों को बढ़ाया जा सके, कनेक्ट किया जा सके अलग अलग देशों को, मूवमेंट ऑफ गुड के सामान को इधर से उधर लेके जाना, सर्विसेज सेवाएं प्रदान करना, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्री, उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि देखो हम देखते हैं, हम भाई विदेशों में भी सामान बेचते हैं, विदेशों से सामान मंगवाते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। पूरी धरती एक ग्लोब के रूप में मतलब एक दूसरे से व्यापार कर रही है, जुड़ी हुई है। एम गेव हिज फ्रेंड क्लू अबाउट ए टाइप ऑफ सोइल डेट सूट फॉर ग्रोइंग कॉटन। हमें वो क्रॉप का नाम बताना है जो कॉटन उगाने के लिए बढ़िया है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्लू प्रोवाइडेड एम, तो हमें बताना है कॉटन के लिए इनमें से कौन सी चीज़ ट्रू है। अगला, इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। बिल्कुल सही है, जो कॉटन है ना उसमें मॉइस्चर को कंटेन करने की पावर ज़्यादा होती है। अगला, इट टर्न येलो व्हेन इट इज़ हाइड्रेटेड। जब इसमें पानी भर जाता है तो ये येलो कलर की हो जाती है, रॉन्ग है। इट इज रिच इन कंकर और बंगर नोडल्स में ज़्यादा होती है, ये भी गलत है। और ये वेल ड्रेन लोमी सॉइल होती है, लोमी का मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ जो मिट्टी होती है ना, और ये आसानी से ड्रेन कर लेती है, गलत है। तो हमारा ओनली फर्स्ट क्लू ठीक है कि ये मॉइस्चर को ज़्यादा कंटेन करती है। नेक्स्ट, विच प्लेस इन इंडिया हैज एन आर्टिफिशियल लेक टू कंजर्व वाटर दैट डेट्स टू 11th सेंचुरी। हमें बताना है आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी इंडिया में पानी को सुरक्षित रखने के लिए 11वीं शताब्दी में। तो वो किस जगह बनाई गई थी भाई, उसका हमें नाम बताना है। देखिए एक बार हम देखते हैं फोर्थ का आंसर। फोर्थ का आंसर हमें दे रखा है बी, ये बनाई गई थी भोपाल के अंदर। कहाँ बनाई गई थी भाई, भोपाल में। अगला, इफ ए गवर्नमेंट प्रोवाइड इज सिटीजन ए राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन। गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करे नागरिकों को सही राइट का मतलब अधिकार देना, एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन कि भाई तुम अपने निर्णय खुद ले सकते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटेबल गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, और अगला है, द इमरजेंसी ऑफ डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हमें इमरजेंसी ऑफ डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू, देखो भाई किस चीज़ की इमरजेंसी है जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि अपने नेता को चुनते हैं, प्रजातांत्रिक सरकार स्थापित करते हैं, तो उससे पॉलिटिकल पार्टी बनती है। नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी वाइल फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट। हमें बतानी है कि जब हम एक सरकार बनाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी बनाते वक्त कौन से स्टेटमेंट को कंसिडर किया जाता है। पहला है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट और ट्राइब्स। हम देखते हैं जो नेता होते हैं वो अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग जनजाति से रिलेटेड होते हैं, ये ट्रू है हमारा। अगला, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल रिलीजन, हर धर्म के लोगों को शामिल किया जाता है, ये भी ट्रू है। अगला, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इलाइट, कि वो सब जगह के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया एनआरआई, कि हम एनआरआई को हम कभी भी अपना नेता नहीं चुनते, ये हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड करेक्ट ऑप्शन। देखो भाई, प्राइमरी सेक्टर में खेती बाड़ी आती है, सही है। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल आता है क्योंकि हम कच्ची चीज़ों से एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। और टर्सरी सेक्टर में सेवा वाली चीज़ जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, टेलीफोन वगैरह हो गई, बैंकिंग हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजरलिज्म एंड पावर शेयरिंग। देखो मेटलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, एक मेजर ग्रुप ही अपने सारे कामों को करे, है ना, और भाई माइनर को दबाए वो। और पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर का इक्वल बंटवारा। तो मेटलाइजेशन का मतलब है डोमिनेंस की, जो समाज है वो मेजोरिटी के प्रति डोमिनेट है, मतलब उसी को देख रहा है वो। और पावर शेयरिंग का मतलब है कि पावर को अलग अलग ग्रुप में इक्वल शेयर किया गया है। तो पहला ही ट्रू है हमारा, ठीक है। तो अगले ऑप्शन पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द एक्ट गिवन बिलो। अब हमें करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। द एक्ट वॉज पास्ड बाय द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो एक कानूनी व्यवस्था थी उसने इस एक्ट को पास किया था। इसमें पावर देती थी गवर्नमेंट को कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के विरुद्ध आवाज़ उठा सकती है। आगे इट एम्पावर्ड द गवर्नमेंट, इससे जो गवर्नमेंट है उसकी पावर बढ़ गई, और ताकि वो उन्होंने बिना ट्रायल, बिना उनको कोर्ट में ले जाए शक के आधार पर किसी को भी कैदी बना सकती थी। तो वो तो रोल्ट एक्ट में हुआ था, जिसमें भाई बहुत ज़्यादा विद्रोह भी हुआ था, गांधी जी ने आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट, मिस एस अप्रोच ए बैंक नियर बाय टू अवेल लोन फॉर हर ओन बिजनेस। कोई एस नाम का कोई भी इंसान है जिसने बैंक से लोन लेना है अपने बिजनेस के लिए। एज वेल ए सेल्फ हेल्प ग्रुप विच इज ऑपरेटिंग इन हर विलेज, और एक गांव में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है उससे भी ले सकता है। द बैंक ने रिजेक्ट कर दिया उसका लोन एप्लीकेशन, जबकि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक्सेप्ट कर दिया उसको सपोर्ट और उसको लोन दे दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय द बैंक। बैंक को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थे जो कि सेल्फ हेल्प को रिक्वायरमेंट नहीं थी। एप्लीकेशन फॉर लोन वो तो दोनों में देगा, ये तो होएगा ही। आगे अरेंजमेंट लेटर दोनों में दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट ऑन द कोलेटरल, जो देखो कोलेटरल का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक ने तो उसका रिसीव नहीं किया, लेकिन बैंक को तो मतलब उसकी ज़रूरत थी और सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उसका लिया नहीं है। देखिए भाई, देखो कोलेटरल का मतलब है यहाँ पे सिक्योरिटी। तो क्या होता है, जो बैंक है, मान लो तुम वहाँ से लोन लेने जा रहे हो, तो भाई सिक्योरिटी के रूप में वो कुछ तो तुम्हारा उधार में रखेगा। जैसे भाई कोई प्रॉपर्टी रख ली या तुम्हारा कोई मशीन रख ली, है ना। तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं रखा, बैंक को उसकी ज़रूरत थी रखने की। नेक्स्ट, वैन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। जब बहुत सारे कंट्री यूरोप के आपस में मिल गए और एक यूरोपियन यूनियन बनाया, मतलब सारे देश जुड़कर यूरोप का देश बनाया है, वो चूजन एट इस हेडक्वार्टर। तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को ब्रुसल को चूज किया था। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया था भाई, उसने ब्रुसल में। कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। वेस्टर्न प्रिंटिंग जो टेक्निक है और मैकेनिकल जो प्रेस है वो इम्पोर्ट की गई थी 19वीं सेंचुरी में वेस्टर्न पावर के द्वारा की आउटपोर्ट्स इन चाइना, और उसको चाइना में स्थापित किया गया था। तो ये हमारा करेक्ट है। और बीजिंग बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर का बीजिंग हब बना था, ये हमारा क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ ओपनिंग फॉरेन ट्रेड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी। देखो भाई, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। हमें बताना है जब तुमने फॉरेन के साथ व्यापार किया ग्लोबल इकोनॉमी के द्वारा, बाय आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। अब हमें बताना है कि ग्लोबली तुम व्यापार कर रहे हो, ठीक है, तो उसके स्टेटमेंट सही बतानी है। चॉइस ऑफ गुड इन द मार्केट इंक्रीज, जो मार्केट में डिमांड है वो बढ़ रही है तभी तो तुम व्यापार कर रहे हो, ठीक है। अगला, प्रोड्यूसर फ्रॉम टू कंट्री क्लोजली compete अगेंस्ट ईच अदर डिस्पाइट द डिस्टेंस बिटवीन देयर लोकेशन। देखो भाई, दो देश में सामान इधर से उधर बेचा जा रहा है तो उनमें कंपटीशन तो हो गई, वैसे व्यापार में कंपटीशन तो वैसे ही होता है। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड थर्स रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्री। देखो भाई, हम क्या करते हैं, मान लो अपने देश में कोई चीज़ बेच रहे हैं, फिर हमारा बिजनेस वो विदेश में फैलाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट ही तो कर रहे हैं। इंटीग्रेट का मतलब होता है अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना। तो हम विदेशों में भी अलग अलग जगह बेच रहे हैं उसको, तो ये इंटीग्रेट करना ही हो गया, तो थर्ड भी ठीक है। अगला, द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज गुड। जरूरी नहीं है कि हम जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हमेशा ही सही हो, तो इसलिए हमारे पहले तीन तो ठीक है, चौथा सही नहीं है, ठीक है। अगला, आइडेंटिफाई द पेंटिंग फ्रॉम द, ये तो भाई चर्च की पेंटिंग है, तो ये कौन सा है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर मीटिंग करी थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर दैट कैन बी टेकन टू mitigate the threats posted by the mining activity on the बक्सर टाइगर रिजर्व इकोसिस्टम। देखो भाई, जो बक्सर के अंदर टाइगर रिजर्व सिस्टम है उसमें माइनिंग एक्टिविटी की गई थी, उसके प्रति जो धमकियाँ आई थी और बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसमें, उसके बारे में हमें बताना है। देखो, इम्प्लीमेंटिंग
स्ट्रिक्टर रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। मुझे एक बात बताइए, देखो भाई, जब हम किसी के प्रति कहते हैं ये चीज़ बैन है, तो वहाँ पे प्रिंटिंग करके कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ना वहाँ पे, जैसे पोस्टर लगाना, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला, एनफोर्सिंग बफर जोन अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया। देखो बफर जोन वो एरिया होता है जहाँ पे वो माइनिंग या कोई भी मतलब किसी को भी जाना अलाउड नहीं होता है, इंसान वगैरह को, तो प्रोटेक्टेड एरिया में जाना अलाउड नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अगला, प्रोमोटिंग अल्टरनेटिव लिवलीहुड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द सराउंडिंग कम्युनिटी। इससे क्या हुआ भाई, लोग अपनी आजीविका को कमा सके, क्योंकि देखो वो लोग उसमें नहीं जा सकते, ठीक है, तो वो जंगल में जो आदिवासी लोग रहते हैं, वो जंगल की जड़ी बूटियों के बारे में नॉलेज होती है, वो तो अपनी आजीविका उसी के थ्रू वो कमाते हैं। और सस्टेनेबल मतलब सही रूप से भाई विकास हो, उसके लिए ये सब किया गया था। अगला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व फ्रॉम बक्सर। अब एक बार बताओ, जब तुम बक्सर में माइनिंग करोगे तो माइनिंग करने के लिए ज़मीन खोदनी पड़ेगी, तो क्या टाइगर को दूसरी जगह डिस्प्लेस किया था? बिल्कुल नहीं किया था, गलत है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है? राइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेमोक्रेसी आर करेक्ट। प्रजातंत्र के बारे में क्या चीज़ सही है? पीपल हैव राइट टू चूज देयर रूलर, बिल्कुल सही है, लोगों के पास अधिकार होता है, हम वोट देकर अपने लोगों को चुनते हैं। आगे, सिटीजन्स शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, लोग पार्टिसिपेट करते हैं। देखो लोगों से जब बजट बनाया जाता है तो अलग अलग जगह पूछा भी जाता है कि किस चीज़ पे भाई प्राइस कम किए जाए, है ना, टैक्स किस पे कम किया जाए, किस पे बढ़ाया जाए, राय ली जाती है। आगे, इट प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट दैट इज नॉट अकाउंटेबल टू द सिटीजन, ये एक ऐसी गवर्नमेंट बनाता है कि जो नागरिकों के लिए सही नहीं है, गलत, नागरिकों के लिए तो बढ़िया होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक का मतलब वही है कि प्रजा के द्वारा और प्रजा के लिए जो गवर्नमेंट होती है। आगे, इट प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट दैट इज नॉट रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, ये भी गलत है, ये तो गवर्नमेंट उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखेगी और उनकी आवश्यकता का भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, देखिए भाई, मध्य प्रदेश में टोटल ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिखा रखी है, मतलब नवजात शिशुओं की मृत्यु दर दिखा रखी है, दिखा रखी है। देखो टोटल इतने हैं, मेल इतने मर गए, फीमेल इतने मर गए, तो देखो मेल और फीमेल का लगभग बराबर ही चल रहा है इसमें, है ना, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब इसने क्या रखा है, बेस्ड ऑन द इंडियन सेंसस 2017 स्टडी के ऊपर, एज पर द डाटा गिवन अबोव, विच स्टेट है द हाईएस्ट गर्ल चाइल्ड मोर्टेलिटी। देखो भाई सबसे ज़्यादा लड़कियां किस में मर रही हैं, इसमें 45 है, 46 है, 41, 43, 37, सबसे ज़्यादा तो किस में है भाई, असम में है ना 46, बाकी सब में तो असम से क्या है, कम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर करेक्ट, कौन सी डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक के लिए सही स्टेटमेंट दे रखी है? पहला, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल ओन गवर्नमेंट, सही है, ये लोगों की गवर्नमेंट होती है। अगला, पीपल विश टू रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव नॉट इलेक्टेड बाय देम, इसमें क्या है, जो नेता होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने नहीं जाते, गलत, नेता तो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। आगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट है, वो कानूनी गवर्नमेंट होती है, बिल्कुल ठीक है। देयर इज एन वेरी लेस सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में प्रजातंत्र का आइडिया जो है कम सहारा दिया जाता है, गलत, प्रजातांत्रिक सरकार लगभग सभी देशों में बन चुकी है, इसलिए ये भी क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इफ आर वॉन्ट्स क्लॉथ, आर को कपड़े चाहिए, एस विच एस हैज देन आर शुड हैव ए कम्युनिटी दैट एस वॉन्ट्स इन एक्सचेंज। देखो भाई एस के को तो कपड़े चाहिए और आर के पास वो कपड़े हैं और आर के पास हमें बताना है वो क्लोथ के एक्सचेंज में क्या देगी। इन एब्सेंस ऑफ सच कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स में देयर विल बी नो एक्सचेंज, आइडेंटिफाई द सिचुएशन। देखो भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट एक्सचेंजिंग कम्युनिटी फॉर कम्युनिटी। देखो भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट कि भाई डबल चीज़ें चाहिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट क्रेडिट ऑन कम्युनिटी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट लोन और कम्युनिटी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट एंड मनी, मतलब एक को चाहिए और एक को मनी चाहिए, ठीक है, इसे डी आएगा। थैंक यू वेरी मच।